उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान, शोध गुरु सम्मान, देवभूमि उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान, पूर्व चुनाव आयुक्त यूपी सचिव के द्वारा आपको सम्मानित किया गया, महानिदेशक एटीआई के द्वारा आपको सम्मानित किया गया, जिला अधिकारी महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा के द्वारा आपको सम्मानित किया गया। सर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, ये बताइए कि उत्तराखंड गौरव सम्मान, जो गौरव रत्न सम्मान है, वो कैसे मिलता है? इसके लिए क्या करना पड़ता है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अगर इसको हम महसूस करें, क्योंकि एक शिक्षक ही इस पूरे समाज का भावी जो पीढ़ी है उसका निर्माण कर सकता है। दूसरी तरफ वो भी शिक्षक हैं जो कभी कभी भक्षक बन जाते हैं, अपने ही बच्चों के साथ घिनौने कृत्य करते हैं या फिर पैसे के लिए कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि समाज में एक जिसका बुरा प्रभाव जाता है। ऐसे शिक्षकों को क्या कहना चाहिए? क्योंकि मैंने ये चीज़ सुनी है, टीचिंग डिपार्टमेंट यहाँ सबसे आसान डिपार्टमेंट है, ऐसा बोलते हैं लोगों को लगता है। और वो बोलते हैं कि वो बताते हैं कि कई टीचर ऐसे हैं जो शराब पीने से लिप्त होते हैं, स्कूल तक नहीं जा पाते। अधिकतर हमारे छोटे सीमित परिवार हो गए हैं, एकल परिवार हो गए हैं, तो उसमें अभिभावक क्या करते हैं, माँ बाप, बच्चा अगर रो रहा है तो उसको मोबाइल दे देते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, किताबी ज्ञान पर ज़्यादा जोर बच्चों को आजकल हमें नहीं देना चाहिए। तो उसके साथ साथ बच्चे का सर्वांगीण विकास तभी होगा जो आजकल बहुत सारी गतिविधियाँ होती है तो उनमें बच्चा पार्टिसिपेट करे। ऊपर से अभिभावक उसको बार बार फोर्स कर रहे हैं कि उसका बेटा इतना नंबर लाया, तू क्यों नहीं लाया। इसी चक्कर में कई केस हम देखते हैं कि सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजू बिष्ट है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लेडी बॉब प्रोडक्शन। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में 3 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पहले वो जो हमारे माता पिता होते हैं, जो हमें जन्म देते हैं, जो हमारा पालन पोषण करते हैं और हमारी अच्छी ज़िंदगी की नींव रखते हैं। उसके बाद जहाँ हम स्कूल में शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, शिक्षक, उनका भी हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए कहा गया है कि माता पिता गुरु देवता। आज के इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे ही शिक्षक से बात करने वाले हैं जिन्होंने आज तक अपने 25 वर्ष के करियर में हजारों बच्चों को संवारा है, उनका करियर बनाया है। जी हाँ, दरअसल हम प्रकाश चंद उपाध्याय जी की बात कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया हूँ। एक छात्र से टीचर बनने तक का सफ़र जो था वो कैसा रहा? बहुत अच्छा सफ़र रहा मेरा, और जो भी ये सफ़र था इसको बड़े ही आनंददायक तरीके से इसमें मैं आगे बढ़ा। सबसे पहले मेरी जो बेसिक शिक्षा थी इसी चंपावत जनपद में प्राथमिक विद्यालय से हुई थी। अच्छा। और ग्रामीण परिवेश में जब हम पैदल जाते थे तो वो दिन अभी भी याद आते हैं। और उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी उस समय के अनुसार बहुत अच्छी थी। अच्छा। और धीरे धीरे फिर यहाँ से निकल करके प्राथमिक शिक्षा के उपरांत मैं फिर मैदानी क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेज शक्ति फार्म में चला गया था, क्योंकि वहाँ पिताजी भी इंटर कॉलेज में मेरे सेवारत थे। तो उनके साथ ही रहा, वहाँ मेरी माध्यमिक तक की शिक्षा हुई थी। उसके बाद मैंने आगे की शिक्षा जो है डिग्री कॉलेज यहाँ MBPG कॉलेज हल्द्वानी से पूर्ण की थी। हल्द्वानी से अपनी जो लास्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हल्द्वानी से किया। उसके बाद भी कुछ पढ़ाई? हाँ, उसके बाद मेरा ये मानना है कि अगर एक टीचर होने के नाते, या कहें कि समाज में कोई भी व्यक्ति है, लगातार हमें पढ़ते लिखते रहना चाहिए। तो तभी हम किसी भी प्रकार से अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ योगदान दे सकते हैं। तो इसी क्रम में मैं लगातार, जब से सेवा में आया उसके बाद मैं लगातार पढ़ाई करता रहता हूँ। और मैंने सेवा में आने के बाद 5 विषयों से और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो मैं इस समय 6 विषयों से परास्नातक हूँ। अच्छा, और PGDCA भी मैंने किया है। तो अभी भी निरंतर कुछ कोर्स में अभी भी लगातार स्वयं आदि पोर्टल में है तो उनमें करते रहता हूँ। वैसे भी कहते हैं कि शिक्षा कभी ख़त्म नहीं होती, किताबें कभी ख़त्म नहीं होती, हमें सीखते रहना चाहिए। बिल्कुल। तो इन लाइनों को सर आप साक्षात्कार कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। वैसे कहाँ से आते हैं आप? गाँव कहाँ आपको? गाँव हुआ मेरा यहाँ भुमवाड़ी कनारी कहते हैं, पार्टी विकास खंड में, चंपावत जनपद में। ओके, मैं नाम नहीं गिन पा रहा हूँ। उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान, शोध गुरु सम्मान, देवभूमि उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान, पूर्व चुनाव आयुक्त यूपी सचिव के द्वारा आपको सम्मानित किया गया, महानिदेशक एटीआई के द्वारा आपको सम्मानित किया गया, जिला अधिकारी महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा के द्वारा आपको सम्मानित किया गया। सर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। जी, प्रयास है अपने बच्चों के साथ कैसे हम बेहतर कार्य करें, तो उसी का परिणाम है कि कुछ सम्मान मुझे प्राप्त हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि उत्तराखंड गौरव सम्मान, जो गौरव रत्न सम्मान है, वो कैसे मिलता है? इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए 3 चरणों की एक स्क्रीनिंग होती है, और उस
और उस स्क्रीनिंग में सबसे पहले ये देखा जाता है कि हमने क्या क्या कार्य किए हैं, जो हमारा मूल कार्य है उसको हम किस प्रकार से कर रहे हैं, और इसके साथ ही अन्य हम समाज के लिए, हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे देश के लिए हम क्या कार्य कर रहे हैं। तो पहले एक कमेटी का गठन होता है। अच्छा। और उस कमेटी के द्वारा फिर स्क्रीनिंग 3 लेवलों पर की जाती है, और उसके ये बाद राज्य सरकार ही करवाती है इसको? हाँ, राज्य सरकार के माध्यम से, और ये हमारी जो माननीय विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी जी हैं, उनके द्वारा ये सम्मान दिया गया था। अच्छा, और ये शोध गुरु जो सम्मान मिला उसका क्या प्रोसेस था पूरा? ये शोध गुरु, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि लगातार मैं पढ़ते लिखते रहता हूँ, पढ़ने के साथ साथ मैं शोध रिसर्च आदि में भी लगातार कार्य करता हूँ। रिसर्च करते हैं आप? जी, रिसर्च किस चीज़ के पेपर, रिसर्च जैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था से संबंधित, उसे कैसे सुधारा जाए? हाँ, कैसे सुधारा जाए, कोई आईसीटी से संबंधित, उसमें शोध पत्र आदि लिखता हूँ मैं, विभिन्न आईएसबीएन इंटरनेशनल सीरियल नंबर बुक जो होती हैं उनके लिए। तो वैसे ये काम अधिकतर ये माना जाता है कि ये हायर एजुकेशन के शिक्षक करते हैं, उच्च शिक्षा में जो कार्यरत हैं। लेकिन मेरा मानना है अगर एक शिक्षक होने के नाते हम हायर लोअर आदि की बात न करें, प्राथमिक शिक्षा को भी हम ध्यान में रखें, और हायर एजुकेशन में जो रिसर्च आदि होती है उसमें भी कार्य करें। तो इसी प्रकार मैं रिसर्च पेपर आदि लिखता हूं, तो उसी के कारण मुझे शोध गुरु सम्मान भी विगत वर्ष प्राप्त हुआ था। अभी अपनी सेवाएं आप कहाँ दे रहे हैं? अभी मेरा विद्यालय है राजकीय इंटर कॉलेज बापरू, विकासखंड बाराकोट में। अच्छा। और यहाँ बड़े दूर दराज के हमारे बच्चे बड़े ही ग्रामीण परिवेश से बड़ी कठिनाइयों से विद्यालय में आते हैं। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि उन बच्चों तक अच्छी शिक्षा पहुँचे। साथ ही आजकल वर्तमान समय में जो लगातार परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार जो समय की मांग है वो सब भी बच्चों तक पहुँचे। तो केवल किताबी ज्ञान तक बच्चे सीमित न रहें, उसके साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी उनको सम्मिलित किया जाए। एक शिक्षक, एक टीचर बच्चों को पढ़ाना, उन्हें उनके भविष्य का निर्माण कराना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अगर इसको हम महसूस करें, क्योंकि एक शिक्षक ही इस पूरे समाज का भावी जो पीढ़ी है उसका निर्माण कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे लिए हो जाती है कि हम जब कक्षा में जाते हैं तो उस समय हमें एक एक बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है, उसका क्या मानसिक स्तर है, और उसके अनुसार हमें अपने को ढालना पड़ता है। तो निश्चित ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को हम तभी पूर्ण कर पाएंगे, मेरा ये मानना है, जब पहले हम स्वयं तैयारी करके जाएँ। हम ये ना माने कि मैंने पहले बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, या मैं स्कॉलर रहा हूँ, मैं हमेशा फर्स्ट डिवीजन आदि में रहा हूँ, ये सब नहीं देखना है। आजकल की जो समय की मांग है, जो हमारी पाठ्य पुस्तकें जो मांग करती हैं, जो समय मांग करता है, उसके अनुसार हम उस जिम्मेदारी को समझें, स्वयं तैयारी करें। तो निश्चित ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसको जब हम समझेंगे, आत्मसात करेंगे, तो तभी हम इस जिम्मेदारी को पूर्ण भी कर सकते हैं। ठीक है। एक तरफ आप हैं जो गुरु द्रोण का रूप है, बच्चों के लिए भी, समाज के लिए भी आप अपनी भूमिका अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। दूसरी तरफ वो भी शिक्षक हैं जो कभी कभी भक्षक बन जाते हैं, अपने ही बच्चों के साथ घिनौने कृत्य करते हैं, या फिर पैसे के लिए कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि समाज में एक जिसका बुरा प्रभाव जाता है। ऐसे शिक्षकों को क्या कहना चाहेंगे? इस मामले में जहाँ तक मैं समझता हूँ, वही जो अभी बात कर रहे थे, अगर हम लगातार अध्ययन अध्यापन कार्य करते रहें, लगातार पढ़ते रहें, और नैतिक शिक्षा इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे हम जब शिक्षा ग्रहण करते थे उस समय की बात करें या वर्तमान समय की बात करें, तो केवल किताबी ज्ञान पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तो नैतिक शिक्षा पर विशेष ध्यान होना चाहिए हम लोगों का। आज के टाइम में नैतिक शिक्षा की बात हो रही है, लेकिन जिस दौर में आपने पढ़ा या फिर हमने भी पढ़ा, उस टाइम पे क्या हमें नैतिक शिक्षा उतनी प्रदान की गई जितनी हमें देनी चाहिए थी, या सिर्फ आंकड़ों का ही ज्ञान दिया गया? उस समय जब पहले की अगर हम बात करें तो उस समय ऐसा होता था, नैतिक शिक्षा आदि के लिए अलग से पाठ्य पुस्तकें भी होती थी। लेकिन वर्तमान समय में ऐसी कोई पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं। लेकिन मैं बार बार ये कहना चाहूँगा, वर्तमान में जो पाठ्य पुस्तकें हैं, जैसे एनसीईआरटी आदि के द्वारा जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं, उन पाठ्य पुस्तकों में अगर हम बहुत गहन अध्ययन करके स्वयं हम अध्ययन करें, उसकी एक एक बिंदु का, एक एक लाइन का, एक एक पैरा का, एक एक शब्द का, तो उसमें जो गतिविधियां आदि दी गई हैं, जो एक्टिविटीज बच्चों के लिए हैं, अगर हम उनको करवाएं तो निश्चित ही नैतिक शिक्षा भी उसके साथ साथ दी जा सकती है, और इस पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। वैसे आजकल बात हो भी रही है कि जहाँ तक कई लोग बोलते हैं कि जो आंकड़ों वाली शिक्षा है उससे ज़्यादा हमें नैतिक शिक्षा और किसी स्किल पे काम कराना चाहिए बच्चों के लिए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दो चीज़ें अभी आपने जैसा कहा, नैतिक शिक्षा और स्किल बेस्ड जो एजुकेशन होनी चाहिए। तो पहली बात, नैतिक शिक्षा वर्तमान समय में जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, उन मूल्यों को, नैतिक शिक्षा को हमें अवश्य बच्चों तक पहुंचाना चाहिए। आजकल एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो आजकल के बच्चे हैं, अगर हम ज्ञान की बात करें और हम अपने समय से तुलना करें तो उनको बहुत अच्छा ज्ञान है।
हम उसके ज्ञान पर ज़्यादा फोकस न करते हुए, क्योंकि बच्चा आजकल इतने संसाधन है, ज्ञान तो स्वयं अर्जित कर ही लेगा, लेकिन हम उसमें मानवीय मूल्यों को कैसे उसमें डालते हैं, कैसे उसको जो स्किल वाली आप बात कर रहे थे, कैसे उसमें स्किल डेवलपमेंट करें ताकि बच्चा वर्तमान समय में इतना ज़्यादा प्रतिस्पर्धी युग है, तो इस युग में कैसे वो सर्वाइव कर सके। क्योंकि आजकल जो नौकरी आदि हमारे समाज में माना जाता था उसके अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन अगर बच्चे को हम स्किल डेवलपमेंट उसका बचपन से ही करें, उसकी कक्षाओं से ही करें, तो निश्चित ही ये बहुत महत्वपूर्ण भी है और इस पर हमें ध्यान भी देना चाहिए। और नई शिक्षा नीति भी ये कहती है कि बच्चों की स्किल को डेवलप अवश्य करना चाहिए। अच्छा, एक राजनीतिक मुद्दा भी समझ सकते हैं इसे, या फिर कुछ गलतियां जो हमसे इतिहास में हुई उसे सुधारने वाली बात भी बोल सकते हैं। जैसे हमें अकबर बाबर के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाया गया, शायद हमें वीर सावरकर के बारे में नहीं पढ़ाया गया, और भी कई सारे ऐसे महापुरुष हैं जिनके बारे में हमें नहीं बताया गया। पर जो अब वर्तमान सरकार है, जैसे मोदी सरकार है, जहाँ पर उनकी सरकारें हैं, वो कुछ पाठ्यक्रमों में बदलाव कर रहे हैं, जैसे रामायण के बारे में पढ़ा रहे हैं, और भी कई चीज़ें आपने सुनी होंगी क्योंकि आप इसी क्षेत्र से आते हैं। ये कितना सही है? देखिए, राजनीतिक रूप से तो कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हमारी जो वर्तमान शासन व्यवस्था है, जो सरकारें हैं, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। अभी नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई थी और उस शिक्षा नीति के तहत जो आम लोग हैं, आम जनता है, उनसे भी विचार लिए गए थे, शिक्षकों से भी विचार लिए गए थे, छात्रों से भी विचार लिए गए थे, और ये ऐसा पहली बार हुआ था, और उन विचारों को इस शिक्षा नीति में सम्मिलित भी किया। और जो आप पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं, तो जैसा अभी तक आज तक हमारी जो पाठ्य पुस्तकें थी, एनसीएफ 2005 पर आधारित थी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में जो बना था वही चलता आया था। लेकिन अब हमारा एनसीएफ नया माध्यमिक स्तर का और बेसिक स्तर का 2021-22 में बन चुका है, तो उसके आधार पर अब हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो भी परिवर्तित होने वाली हैं। और साथ ही हमारे उत्तराखंड सरकार ने एक और प्रयास किया, हमारी विरासत नामक एक पाठ्य पुस्तक आ रही है माध्यमिक स्तर की जो कक्षाएं हैं अभी 6, 7, 8 के लिए, तो उसके माध्यम से भी हम बच्चों को अपनी संस्कृति, अपने रहन सहन, आसपास का जो वातावरण है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो निश्चित ही ये सारी चीज़ें नई जो शिक्षा नीति है, नया जो एनसीएफ है, उसमें सम्मिलित की जा रही है। आपको क्या लगता है जिस दौर में आपने पढ़ा, या जो हमारी पुरानी सरकारें थी जो उन्होंने हमारे लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया था, क्या हमारे साथ न्याय हुआ? क्या हमें वो चीज़ें पढ़ाई गई जो हमने पढ़नी चाहिए थी? जहाँ तक मैं समझता हूँ, उस समय की जो परिस्थितियाँ थी और उस समय का जो वातावरण था, जो समय की मांग थी, उसके अनुसार जितना संभव हो सकता था उतना हमें मिला है। हमारी परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है, हम किस क्षेत्र से आए हैं, किस बैकग्राउंड से आए हैं। तो मैं ये नहीं समझता, क्योंकि मैं हमेशा सकारात्मक विचारधारा का व्यक्ति हूँ, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो हमारे लिए बेटर था और जो हमें संभव यथासंभव हो सकता था वो हमें प्राप्त हुआ। हो सकता है कुछ कमियाँ रही हों, लेकिन उस समय के अनुसार काफ़ी था वो, लेकिन आजकल वो चीज़ें नहीं चल सकती हैं। तो कुछ लोग कहते हैं जो पहले की शिक्षा पद्धति थी बहुत अच्छी थी और वैसी ही रहनी चाहिए, लेकिन जैसा कि समय हमारे से मांग कर रहा है, समय परिवर्तित हो रहा है, जैसे कि हम यहाँ अभी स्किल आदि की बात की, तो उसके अनुसार हमें आज बदलना ही पड़ेगा और ये हमें स्वीकार भी करना पड़ेगा कि बदलते समय के अनुसार ही हमारी शिक्षा व्यवस्था भी बदले। अच्छा, आप जब मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, मैं एक चीज़ गौर कर रहा हूँ, आप एकदम सीरियस लग रहे हैं मुझे हर मुद्दे पे। कभी मजाक भी करते हैं? मजाक क्यों नहीं, कहीं कहीं पर, जहाँ पर जैसे बच्चों को पढ़ाते समय भी कहीं पर अगर कोई ऐसे टॉपिक आदि आ जाते हैं, और ये भी मानना है, जैसे एनसीएफ की बात अभी हम कर रहे थे, तो उसमें भी कहा गया है कि जो हमारे विद्यालय आदि हैं उनको भी आनंदालय बनाया जाए। तो आनंद तो बच्चों को आना चाहिए, लेकिन एक सीमा तक। जो अभी हम बातें इससे पहले भी कर रहे थे कि आदमी भटक जाता है, तो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ सही नहीं है, लेकिन लिमिट में हर चीज़ अच्छी है। तो हंसी मजाक भी कभी कभी जरूर होना चाहिए, लेकिन एक सीमित मात्रा में ही होना। घर का एटमॉस्फेयर कैसी है? मैडम क्या बोलती हैं कि आप सीरियस रहते हो, उनसे मजाक करते हो, ज़्यादा सीरियस ही रहते हो उनके साथ? इस मुद्दे पर तो ज़्यादा बात नहीं, लेकिन जो मैं विद्यालय में अधिक समय देता हूँ उसके लिए जरूर वो कहते हैं कि आप हमेशा बच्चों के साथ ही लगे रहते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, अच्छा। मैं छुट्टियों के दिनों में भी विद्यालय जाता हूँ, जो जाड़ों की गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं उसमें भी बच्चों की ऑनलाइन क्लासें भी लेता हूँ। तो इस मुद्दे पर जरूर हमारी बात होती है कि काम के प्रति आप ज़रूरत से ज़्यादा उसमें लगे रहते हैं, बाकी व्यवहार आदि के बारे में ऐसी कोई विशेष बात होती नहीं है। तो घुमाने तो ले आते होंगे बच्चों के? बिल्कुल बिल्कुल जाते रहते हैं। एक मेरा ये भी मानना है कि चाहे हम विद्यालय अपने स्कूल के बच्चों की बात करें, अपने परिवार की, तो अगर हम कहीं पर लगातार घूमने जाते हैं तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वास्तविक प्रैक्टिकल नॉलेज जो है हमें तभी मिलता है जब हम धरातल पर उतरते हैं। केवल किताबी ज्ञान, बार बार मैं कह रहा हूँ, किताबी ज्ञान पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। अभी आने वाले 4-5 साल के आपके क्या ऐसे बड़े काम हैं जो करना चाहोगे समाज के लिए? स्कूली शिक्षा से हटके कुछ है, सोचा है?
पहली चीज़ तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है कि कैसे, जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग आदि हम देख रहे हैं, हर समय हम लोग परेशान हैं। तो उसके लिए मैं विद्यालय स्तर पर भी और समाज के स्तर पर भी यह प्रयास करता हूं कि हम पर्यावरण के प्रति वास्तव में केवल दिखावे के लिए ना करें, बल्कि धरातल में हम कार्य भी करें। जैसे पेड़ हम लगा रहे हैं, तो मेरा ये मानना है पेड़ लगाने के साथ साथ उनको बचाएं भी। आज भी हम एक प्रतियोगिता की, मैं बच्चों को तैयारी करवा रहा था अपने बच्चों की, तो उसमें इससे संबंधित मैं लेख आदि भी लिखता हूं, तो उसमें कुछ पर्यावरण से संबंधित एक आध गीत आदि भी प्रस्तुत किए हैं हमने उसमें। तो आने वाले जो हमारी प्रतियोगिताएं हैं उसमें वो सम्मिलित होगा। तो ये सारी चीज़ें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, साथ में जो नैतिक मूल्य की बात कर रहा हूँ, इसमें मैं चाहता हूँ कि हमारे आसपास का जो समाज है उनमें मैं हमारे क्षेत्र के जो भी युवा पीढ़ी आदि है उनके लिए कुछ कर सकूँ। और एक तीसरा जो हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, अपने विद्यालय के बच्चों से मैं प्रारंभ करता हूँ। तो बच्चों को कुछ ऐसी स्किल्स आदि भी मैं लगातार सिखाते रहता हूं, खासकर आईसीटी के संबंध में, क्योंकि आईसीटी में मैं नेशनल स्तर पर भी रिसोर्स पर्सन हूं और राज्य स्तर पर भी। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब किसी भी चीज में हम इंटरनेट आदि, ये जो आईसीटी के साधन है जैसे मोबाइल आदि, इसका सदुपयोग करें। अच्छा। तो कैसे आईसीटी के सदुपयोग से हमारे आसपास के बच्चे, जैसे कि कोडिंग आदि, कोडिंग के आजकल इतने अच्छे सॉफ्टवेयर आदि हो गए हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि, इन सब के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी कैसे रोजगार को जान सके, उसको अर्जित कर सके, तो उसके लिए मेरे प्रयास होंगे। अच्छा सर, हाँ, एआई की आपने बात की। देखिए, हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। अब हमारा बच्चा सोशल मीडिया में क्या देख रहा है, हम क्या देख रहे हैं। जैसे मैंने ज़मीनी स्तर पर अपने गांव में अपने दोस्त लोगों से या फिर किसी से भी पूछा कि एआई क्या है, उन्हें एक्चुअली पता नहीं था कि एआई क्या है। क्या ये चीज़ें कैसे पढ़ेंगे कि मतलब क्या चल रहा है दुनिया में, सब लोग देख रहे हैं, कोई रील्स देख रहे हैं, कोई वो कंटेंट देख रहे हैं जो नहीं देखना चाहिए। पर इन चीज़ों की ओर हमारा अभी जो एरिया है, जो जिस जगह से हम हैं, यहाँ से उतनी इन चीज़ों की आगे नहीं जा पा रहे। तो ये एआई आदि जो है, देखिए आजकल मोबाइल तो हर बच्चे के पास है और उसका दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है। तो इसके लिए भी हमें जागरूकता आदि अवश्य समाज में, हमारे बच्चों में अवश्य जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए। वैसे बहुत सारे कार्यक्रम हमारे समाज में चलते हैं, जैसा अभी मैंने पर्यावरण संरक्षण की बात की, नशा मुक्ति अभियान आदि की बात की, ये सब तो चलता है। लेकिन वर्तमान समय की जो सबसे बड़ी नीड मैं समझता हूँ, सबसे बड़ी जो आवश्यकता है, जो हम ये आईसीटी के जो साधन हैं, जो मोबाइल आदि हैं, इनका कैसे सदुपयोग बच्चा करे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं बच्चा भटक जाता है। तो इसके लिए हम सदुपयोग किस प्रकार से करें, बच्चे को कैसे समझाएं, तो इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम निरंतर चलाए जाने चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हम उसका सदुपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं, कैसे अपने लिए उसको सही प्रकार से यूज कर रहे हैं, तो ये बच्चों तक अवश्य पहुंचना चाहिए। एआई को हम अपने लिए कैसे बेनिफिटली यूज करें उस चीज़ को। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, एक टीचर या शिक्षक, क्या क्या चैलेंज आते हैं आपकी लाइफ में? कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ स्कूल में कोई घटना घट जाती है, फिर आप पे दबाव बनाया जाता है कि आप ऐसा नहीं ऐसा करो, कभी ऐसा होता है चैलेंज? ऐसा जहाँ तक है मेरे विद्यालय में तो आज तक कभी नहीं हुआ, क्योंकि हर समय हम लोग अवेयर होकर चलते हैं और बच्चों के साथ हमारा ऐसा व्यवहार होता है, हमारे परिवार के, हमारे खुद के बच्चे हैं, जैसे मेरा बेटा है वैसे वो बच्चे भी हैं। तो ये परिस्थितियाँ सामान्यतया तो नहीं आती हैं अगर हम अपना कर्तव्य ठीक ढंग से कर रहे हैं और बच्चों के साथ हम बिल्कुल आत्मसात होकर के उनको अपने परिवार का हिस्सा मान रहे हैं। तो अभिभावकों को भी ये महसूस होता है कि ये जो शिक्षक हैं हमारे विद्यालय में, हमारे बच्चों के स्कूल में जो कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी नौबत संभवतः नहीं आती। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा सुनने में कभी कभी अपवाद स्वरूप ऐसी घटनाएं होती भी हैं, समाज में वर्तमान में हो भी रही हैं। तो मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा दोनों पक्षों से। पहला तो हमारे जो शिक्षक हैं वो अगर अपना कार्य पहले पूर्व तैयारी करें और पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ और उन बच्चों को अपना समझ के करें, तो ये स्थिति आएगी नहीं। और कुछ अभिभावक भी ऐसे हो सकते हैं जो अध्यापकों पर अनावश्यक दबाव आदि डालते हैं, जैसा कि आजकल हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें हम बच्चों से मारपीट नहीं कर सकते हैं, और मैं ये मानता हूँ करनी भी नहीं चाहिए। आऊँगा इस पे, मैं आने वाला हूँ। जी जी, बिल्कुल, इस बारे में जरूर पूछूंगा। तो अगर कहीं पर ऐसा कोई वाकया हो जाता है तो अभिभावकों को भी जरूर अपने समय को भी याद करना चाहिए। पहले की शिक्षा पद्धति आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन ऐसी स्थिति पहले तो उत्पन्न ही ना हो। अगर हो तो अभिभावकों को मिल बैठ करके, इसके लिए पीटीए आदि होता है, एसएमसी आदि होता है, तो उसके माध्यम से मध्यस्थता करके, मेन हमारा उद्देश्य होना चाहिए बच्चे का भविष्य। जो शिक्षक है जो वहां पर कार्य कर रहा है वो भी अच्छे मनोयोग से कार्य करे और अभिभावकों का अनावश्यक दबाव ना हो। और शिक्षक, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि हमें ये पहले देखना चाहिए कि भली भांति हम कार्य करें, पूर्ण मनोयोग से करें और बच्चे को अपना समझेंगे तो ऐसी परिस्थितियां आज तक मेरे 17-18 साल के सेवा काल में कभी नहीं आई हैं। अभी आपको कितना अनुभव हो चुका है टीचिंग का?
सरकारी सेवा में बात करूं तो 17 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, 18वां वर्ष है। और इससे पूर्व मैंने विद्या भारती के विद्यालय में भी कार्य किया है। तो टोटल मुझे 21 वर्ष का अनुभव अगर संस्था में बात करें तो उसका हो चुका है। लेकिन उससे पूर्व भी मैं बच्चों को ट्यूशन आदि देता था। तो शिक्षण अनुभव की बात करें तो वैसे 25-26 वर्ष का है। इन 25 सालों में कभी आपने खुद को असहज महसूस किया कि ये गलत हो रहा है? आपको पता लग रहा है कि ये कुछ गलत हो रहा है पर आप बोल नहीं पा रहे? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ऐसा गलत तो नहीं कह सकता। हाँ, कहीं कहीं पर बच्चे थोड़ा पढ़ाई से कुछ विमुख हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थितियाँ कभी कभी आई कि बच्चे थोड़ा पढ़ाई पर कम ध्यान दे रहे हैं। बाकी ऐसा गलत वाली घटनाएं मेरे सम्मुख तो नहीं हुई हैं। लेकिन यही है कि जो हमारा वास्तविक उद्देश्य होता है, जो टारगेट होता है कि बच्चा अच्छे से अच्छा करे, तो वो जरूर कहीं कहीं पर शुरुआती समय में या कुछ समय ऐसा हुआ कि बच्चे जो प्राप्त करना चाहिए था वो प्राप्त नहीं कर पाए। अच्छा, आपने किसी बच्चे को पढ़ाया, उसने शिक्षा प्राप्त की और अपने जीवन में सफल हो गया एक बेहतरीन तरीके से, कितना सुखद अनुभव है ये आपके लिए? कितना अच्छा लगता है? एक शिक्षक के लिए मैं समझता हूँ इससे बड़ी प्रसन्नता की कोई बात नहीं हो सकती है। जिस बच्चे को हमने लगातार पढ़ाया है, जैसे मैं इंटर कॉलेज में हूँ, 6 में हमारे यहाँ बच्चा आता है और लगातार हम उसको उसकी उम्र के अनुसार, उसके शारीरिक बनावट, कद काठी सभी में लगातार विकास देखते हैं और उसके मानसिक स्तर में, साथ ही वो परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हुए जब 12 पास होकर के जाता है और जैसे ही हमें पता चलता है कि वो सफल हो गया, तो जीवन में इससे बड़ा सुख हमें लगता है कि कोई नहीं है। क्योंकि हमने जो इतना परिश्रम किया बच्चे के साथ मिल करके, वो जब सफल हो जाए, एक छोटी सी चीज़ भी, अगर हम एक पौधा भी लगाते हैं और वो पौधा अगर उग जाए तो उससे बड़ी खुशी हमें होती है। तो ऐसे ही बच्चे की जब सफलता होती है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। मुझे लग रहा है आपको नींद अच्छी आती होगी। बिल्कुल नींद अच्छी आती है, और लेकिन कम समय में सोता हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा व्यस्तताएं हैं। मैं जैसा कि अभी बताया, नेशनल स्तर पर भी रिसोर्स पर्सन हूँ, स्टेट स्तर पर, और साथ ही यहाँ डाइट में प्रत्येक जो प्रशिक्षण आदि होते हैं, इसके साथ ही बच्चों के साथ जो कार्य करता हूँ, जो छुट्टी आदि के दिन पढ़ाता हूँ, अगर दिन भर हम मेहनत करें तो नींद वास्तव में बहुत अच्छी आती है। अच्छा, कभी घर वाले बोलते हैं हमें टाइम नहीं देते? हाँ, ये बात तो अभी मैं कह रहा था कि आप टाइम हमें कम देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही बच्चों के प्रति आप लगातार समर्पित भाव से कार्य करते हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि जितना ज़रूरत हमारे खुद के बच्चों को है, उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उनको है, क्योंकि उनके पास संसाधन आदि भी नहीं है। तो उससे जो परिवार के सदस्य हैं वो भी संतुष्ट हो जाते हैं, और जो बहुत ज़रूरी है वो परिवार को भी समय देता हूँ। लेकिन अधिक समय में बच्चों के, अपने स्कूली बच्चों के साथ ही रहता हूँ। तो फैमिली सपोर्ट करती है? हाँ, बिल्कुल सपोर्ट करती है। उसके लिए मैं अपनी फैमिली का धन्यवाद भी देना चाहूँगा, क्योंकि घर में उतना समय मैं नहीं दे पाता हूँ। घर के कार्य आदि तो परिवार के जो सदस्य हैं वो सब करते हैं। तो निश्चित ही जो थोड़ा बहुत मैं कुछ कर पा रहा हूँ, जो मैं सोचता हूँ करूँ, तो उसके पीछे मेरा परिवार ही है। मतलब अभी मुझे एक लाइन याद आ रही है कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे उसकी औरत का हाथ होता है। ये बात सही है आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ अगर परिवार हमें सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर लगातार, जैसा आप देख रहे होंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ मैं बड़ा सकारात्मक पॉजिटिव व्यक्ति हूँ, तो ये पॉजिटिविटी तभी आ सकती है अगर हमारे परिवार में आपस में कोई अनबन ना हो, हमारे मनमुटाव ना हो, तो तभी हम अच्छा कर सकते हैं। तो और मैं किसी चीज़ का ज़्यादा बोझ, बर्डन जीवन में लेता भी नहीं हूँ। अच्छा सर, एक चीज़ है, आप तो इतना काम कर रहे हैं शिक्षक अपने बच्चों के लिए, क्योंकि स्कूल में जिन्हें पढ़ाते हैं वो भी आपके ही बच्चे हैं, इसी भाव से आप काम करते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो स्कूल तक नहीं जा पाते, क्योंकि मैंने ये चीज़ सुनी है, टीचिंग डिपार्टमेंट यहाँ सबसे आसान डिपार्टमेंट है, ऐसा बोलते हैं लोगों को लगता है। और वो बोलते हैं कि वो बताते हैं कि कई टीचर ऐसे हैं जो शराब पीने से लिप्त होते हैं, स्कूल तक नहीं जा पाते। वो कौन है? तो ऐसा जहाँ तक है मुझे तो नहीं लगता ऐसा वर्तमान समय में हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा हमारा निगरानी तंत्र हो गया है, इतने अधिक कार्य हो गए हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप अपवाद किसी भी चीज़ में हो सकता है। और बार बार यही कहूँगा, एक शिक्षक होने के नाते समाज की हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं भी होती हैं, तो हमें एक एक कदम फूंक फूंक करके चलना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसी परिस्थितियां बहुत कम होती होंगी कि शिक्षक विद्यालय न जाते हों। पहले बीच में कभी हुआ हो, आजकल ऐसा सिस्टम भी बन गया, जैसे बायोमेट्रिक उपस्थिति आदि भी होती है, और बहुत ज़्यादा आजकल जो ऊपर से लगातार निगरानी होती है, और कार्य भी इतने अधिक हो गए हैं कि आजकल ऐसा मैं मानता हूँ कि संभव नहीं है। अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो मैं ये अवश्य निवेदन करूँगा, एक शिक्षक होने के नाते सबसे पहले हमारा ये कर्तव्य है कि हम समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करें। हम किसी अन्य का उदाहरण न लें कि वो उस डिपार्टमेंट में ऐसा करते हैं, वो ऐसा करता है। हम मनुष्य जन्म हमें मिला है और ऊपर से शिक्षक के रूप में हम कार्य कर रहे हैं, तो हमें हर समय ये ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार की अगर कोई गतिविधियों में कोई शिक्षक लिप्त रहता है तो बिल्कुल भी उसे इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त नहीं होना चाहिए, और लगातार अपनी योग ध्यान आदि के द्वारा अपने मन को शांत करते हुए सही तरफ, अगर गलत रास्ते में कोई चला भी गया है तो उसको तुरंत वहां से वापस आना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। आज का युवा भटक रहा है, बहुत भटकाव है, हमारे चारों तरफ ऐसे ऐसे लोग हैं
जो बच्चों को चाहते हुए ना चाहते हुए भी भटका रहे हैं, और वो भटक भी जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, उन युवाओं को क्या संदेश है आपका? बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अभी पहले भी मैं कह रहा था, आजकल हमारे जो नई युवा पीढ़ी है इसमें दो प्रकार के लोग हैं। एक तो ऐसे हैं जो बहुत अधिक बेहतर हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक सेकंड भी वो बर्बाद नहीं करते हैं, सही किस दिशा में जाना चाहिए इस प्रकार के कोई भी उनके दुर्व्यसन नहीं है, साथ ही उन्हें कहाँ जाना चाहिए उस तरफ जा रहे हैं। और जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, आजकल के युवा को अगर नॉलेज की बात करें तो इतना अधिक नॉलेज है कि मैं समझता हूँ उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज देने की ज़रूरत नहीं है, केवल उसे सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। तो इसके बावजूद कुछ युवा ऐसे भी हैं हमारे, खासकर हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में भी, जो हमारे इस क्षेत्र की बात करें तो जो भटक जा रहे हैं। तो इसके लिए पहले भी जैसा मैंने कहा था, नैतिक शिक्षा आदि पर बचपन से ही उन पर जोर दिया जाए, और इसके साथ ही जो इस युवा इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं उन युवाओं को ये ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो उन्हें अपने माँ बाप का ध्यान करना चाहिए। हमारे परिवेश में अधिकांश जो अभिभावक हैं वो बड़े ही कठिन परिश्रम से, बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो लिप्त हो चुके हैं नशे में, छोड़ना वो भी चाह रहे हैं। एक नशा है जो खुलेआम बिक रहा है, जैसे मैं वाइन शॉप की बात कर लूँ। कुछ नशे ऐसे हैं जो अवैध हैं, सरकार की तरफ से भी अवैध माने जाते हैं, पर वो आ रहे हैं और उन्हें लोग पी रहे हैं, कर रहे हैं। इसमें किसका दोष है? शासन प्रशासन का, या फिर उनके अभिभावकों का, या उनका खुद का? तो देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक मैं समझता हूँ किसी भी चीज़ के लिए सबसे पहले कोई भी है, चाहे बच्चा है, अब हम किशोरों की बात कर रहे हैं, एक शिशु की बात तो हम नहीं कर रहे हैं 2-4 साल की, अगर 10-12 साल का बच्चा, क्योंकि अन्य चीज़ों में तो हम कह रहे हैं वो इतना अधिक वयस्क हो चुका है, इतना उसका नॉलेज का स्तर बढ़ चुका है, और बहुत अच्छा है, लेकिन अभिभावकों से जो हम अपेक्षा करते हैं, जो ध्यान उनको देना चाहिए, उतना ध्यान वो नहीं दे पाते, उनकी कुछ मजबूरियाँ भी हैं। अच्छा, पेरेंट्स कैसे समझाएं उस बच्चे को? क्या डांट के समझाएं, या प्यार से समझाएं, या कुछ और तरीका अपनाएं? जहाँ तक किशोरावस्था की बात है, उसके बारे में मैंने पढ़ा है, जो कुछ कोर्स आदि भी किए हैं, तो मैं समझता हूँ डांट से इसका हल संभव नहीं है। अगर हम बच्चे को बचपन से ही लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार उसे थोड़ा थोड़ा करके सीख दे रहे हैं और स्वयं आदर से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो तभी बच्चा सीख सकता है। तो डांट तो मैं समझता हूँ कि इसका कोई हल नहीं है। डांट से कुछ नहीं। हाँ, डांट से कुछ नहीं होगा। बच्चे को प्यार से समझाया जाए, उसको कुछ उदाहरण दिखाए जाए, और हम जो ये आजकल ICT आदि की बात कर रहे हैं, इंटरनेट आदि की, इसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, कुछ ऐसे व्यक्तियों से मिलाया जाए। एक चीज़ मेरा और मानना है, जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, जो समाज में अच्छे लोग हैं, उनसे मिलाया जाए, जो हमारे उच्चाधिकारी आदि हों, जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उनसे निश्चित ही कुछ अच्छा सीखेगा। और हम लगातार किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमारी समझ में कुछ ना कुछ वृद्धि अवश्य होती है। तो इस प्रकार के उपाय किए जाएँ, और साथ ही हमारा जो प्रशासन आदि है, वैसे बहुत सारे प्रयास उनके द्वारा हो रहे हैं, लेकिन और जो ये अवैध बातें आपने की कि अभी यहाँ पर अवैध गतिविधियाँ बहुत सारी होती हैं, तो उन पर भी बिल्कुल पूर्णता के साथ, कठोरता के साथ रोक लगाई जानी चाहिए। बच्चे के लिए, खासकर एक बच्चे की अगर हम बात करें, वयस्क की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो उसको इस प्रकार के जो साधन हैं वो उपलब्ध ना हो, तो सबसे पहले तो प्रशासन ने भी इस पर अवश्य कदम उठाना चाहिए। और अभिभावक बचपन से ही बच्चे को उस ओर ले जाएं, और प्यार से ही इसका हल संभव हो सकता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। सर, मैं अभी 10 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। 1 से 15 साल है, मोबाइल की लत बहुत भयंकर रूप से बढ़ रही है। सिर्फ कम रूप से नहीं, बहुत भयंकर रूप से बढ़ रही है। इसे कैसे रोका जाए? बिल्कुल, मैं पहले भी कह रहा था ये बात कि हम अन्य चीज़ों पर तो आजकल बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं, पर्यावरण जागरूकता, नशा मुक्ति आदि, लेकिन जो आजकल ये एडिक्शन मोबाइल का हो गया है, शुरुआत तो फिर वही कहूँगा मैं, अभिभावक जब छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है 1-2 साल का, तभी से बच्चे को उस पर ध्यान न देते हुए क्या कर देते हैं। एक तो इसका कारण आजकल ये भी है कि संयुक्त परिवार नहीं है, अधिकतर हमारे छोटे सीमित परिवार हो गए हैं, एकल परिवार हो गए हैं, तो उसमें अभिभावक क्या करते हैं, माँ बाप, बच्चा अगर रो रहा है तो उसको मोबाइल दे देते हैं, और मोबाइल में बच्चा खुश हो जाता है, तो अभिभावक वहाँ पर तो संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसका जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, अवचेतन मन होता है, धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है। बहुत सारी चीज़ें आपने भी देखी होंगी, कुछ बच्चे उस मोबाइल के लिए इतना ज़्यादा उधम मचा देते हैं कि उसके बिना रहते ही नहीं, 1-2 साल के बच्चे भी। तो सबसे पहले अगर हम यहीं से कंट्रोल करना शुरू कर दें बच्चे पर, तो निश्चित ही बच्चा आगे भी इस प्रकार की जो ये लत है, एक प्रकार से नशा है ये मोबाइल का भी, ये बड़ों में भी है, हमारी बात करें हम में भी और बच्चों में भी, और ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम छोटे बच्चों को, तो उसके लिए पूर्ण रूप से माँ बाप जिम्मेदार हैं। अगर हम 1 साल के बच्चे को मोबाइल की आदत लगा दे रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार बच्चा नहीं है, बल्कि हम हैं। इसके लिए विकल्प क्या है? मोबाइल की जगह उन्हें क्या दिया जाए?
तो देखिए, जैसे कि छोटे बच्चे की अगर हम बात कर रहे थे अभी, तो बच्चों को खिलौने आदि दिए जाएं जैसे पहले होता था। और प्रयास, फिर से मैं वही कहूँगा कि माँ बाप ये प्रयास करें कि हम बच्चे को अधिक से अधिक समय दें। सर दिक्कत ये भी हो रही है ना कि जैसे कोई बच्चा है तो उसके माँ बाप हर समय फ़ोन चला रहे हैं, बच्चा वही देख रहा है। तो माँ बाप अगर फ़ोन चला रहे हैं तो बच्चा देख रहा है तो मांग रहा है। क्या माँ बाप को भी फ़ोन कम चलाना चाहिए उसके सामने में, खासकर बच्चों के सामने में? बिल्कुल, माँ बाप, हम अगर वयस्कों की बात करें तो हमें भी मोबाइल का सीमित उपयोग करना चाहिए। और मैं पहले भी कह रहा था, मोबाइल सही चीज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इंटरनेट आदि। लेकिन जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं, और मोबाइल, इंटरनेट आदि में ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक वयस्क की भी बात करें तो अगर वो जा कहीं रहा है, मान लिया गूगल पर कोई चीज़ सर्च कर रहा है या उसे कोई बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन वहाँ पर ऐसे एडवर्टाइजमेंट आदि आते हैं कि वो भी भटक जाता है। सर एक डेटा है, इंडिया और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो पॉर्न वेबसाइट है, जो अश्लील जो वीडियो होती हैं, उसका सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम करने वाले जो देश हैं, इंडिया और पाकिस्तान है। अभी जो गूगल में जो पॉर्न वेबसाइट सर्च करने वाले लोग हैं इंडिया में, वो सबसे ज़्यादा युवा है। क्या इसके लिए सरकार को या केंद्र सरकार को या कुछ कदम ऐसे उठाने चाहिए जिनसे इनको बैन किया जाए? हाँ, जहाँ तक इसमें सरकार आदि का जो हम बात कर रहे हैं तो उसमें कदम उठाए भी जा रहे हैं। लेकिन जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि बच्चे को कैसे उससे दूर करें, तो बच्चे को दूर करने के लिए सबसे पहले तो कुछ ऐसी रचनात्मक गतिविधियों में हम बच्चों को बचपन से ही सम्मिलित करें। खेल-कूद भी तो कम हो रहा है ना? खेल कूद कम हो रहा है, बिल्कुल। इसका एक कारण ये भी है। जैसे मैं हूँ, मेरी शादी होगी, बच्चे मैं यहाँ लोहाघाट लाया। लोहाघाट लाने के बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कहाँ जाए वो खेलने? उतनी जगह है नहीं। बिल्कुल, उसका बिल्कुल। फ्रेंड सर्कल कम हो गया है। अब जब हम गांव में रहते थे, हमारे पास फ्रेंड सर्कल था, हम शाम को जाते थे, वो चीज़ें भी तो कम हुई है ना सर? ये तो है ही, दिक्कतें तो बहुत सारी हैं। हम मोबाइल की जो बात करें, चाहे हम बच्चे की बात करें, बड़ों की बात करें, कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो लगातार जो अभी आपने वेबसाइटों आदि की बात की, इसके साथ साथ अन्य भी दुष्प्रभाव हैं मोबाइलों के। तो कल मैं पढ़ रहा था कि उसमें हमारे भारत के जितने भी लोग हैं उनको बहुत सारी ऐसी बीमारियां होने लगी हैं। सभी की आंखों में, लगभग आधी से ज़्यादा जनसंख्या वर्तमान में ऐसी हो चुकी है जिनकी आंखों में चश्मा चढ़ चुका है। तो आजकल जैसे कि अभी नवरात्रियां आने वाली हैं, तो एक जैसे हम शारीरिक डिटॉक्सन का बात करते हैं कि शरीर को डिटॉक्स हम कर लें, तो ऐसे ही फोन आदि से डिजिटल डिटॉक्स की आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि हम उस पर भले ही ध्यान न दें, नवरात्रियों में हम 9 दिन के व्रत करें न करें, लेकिन उन 9 दिनों में मोबाइल से दूरी बना के रखें। अगर पूरा हम दिन भर दूरी नहीं बना पा रहे हैं तो कुछ घंटे ऐसे निर्धारित कर दें कि जिस पर हम मोबाइल को बिल्कुल हाथ न लगाएं। ये परिवार के बड़ों से शुरुआत होगी, लेकिन अगर हम बच्चों से कहें कि आप ऐसा करो तो उससे बिल्कुल नहीं होगा। आप भी जैसा कह रहे थे, ये हमें बड़ों से शुरुआत करनी पड़ेगी। परिवार का प्रत्येक सदस्य ये निर्धारित कर ले कि परिवार में कुछ समय हम साथ मिलकर के बिताएंगे, जैसे कि भोजन का समय होता है, कुछ वार्तालाप करें, तो बिल्कुल फोन को हम साइलेंट करके या एरोप्लेन मोड में करके या स्विच ऑफ करके कहीं अलग रख दें, और दिन में कम से कम 2 या 3 या 4 घंटे जितना हम कर सकते हैं उतना, बिल्कुल चाहे कितना ही जरूरत हो, हमें उसको हम अलग रखें। तो इस प्रकार से आजकल परिवारों में भी ऐसा होता है कि खाने की टेबल लगी है, नीचे बैठ के खा रहे हैं तो सब अपने अपने फोन चला रहे हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है सामने। बिल्कुल, ये तो हो ही रहा है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा दुर्व्यसन है, मैंने शुरू में भी कहा था, और इससे हमें धीरे धीरे दूर होना पड़ेगा। हमारी अगर आदत बढ़ती गई, जैसे हम शराबी की बात करते हैं, शुरू में कोई शराबी नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी ऐसी आदत हो जाती है वो छोड़ ही नहीं पाता है। तो ऐसा ही मोबाइल से हम अवश्य दूरी बनाएं, वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर हम उसका सदुपयोग करें तो इसके लिए पूरे परिवार को मिलजुल करके ही काम करना पड़ेगा, और ये बहुत विचारणीय बिंदु है। पहले भी हमारी बात हो चुकी है, अभिभावक, आपने भी बहुत तरीके बताए। एक नए तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी को कैसे अच्छे तरीके से निभाए कि बच्चा उनके हाथ से ना फिसले, अभिभावक के हाथ से बच्चा ना फिसले। क्या जिम्मेदारी होगी, कैसे निभाएंगे उसको, क्या उसका तरीका होगा? तो इसमें जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, पहली चीज़ तो ये है कि स्वयं हम उदाहरण प्रस्तुत करें। हम गांधी जी का बहुत बड़ा उदाहरण लेते हैं। गांधी जी, आपने गुड़ वाली बात, एक किस्सा सुना होगा कि एक बच्चे को उन्होंने गुड़ खाने से मना करने के लिए बार बार उस बच्चे को बुलाया, उसकी दादी को बुलाया बहुत दूर से, लेकिन उन्होंने तभी उस बच्चे से कहा 3-4 महीने के बाद कि बेटा आज से गुड़ मत खाना। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने उस कहानी में क्या बताया था कि स्वयं मैं अब गुड़ नहीं छोड़ पा रहा हूं, तो बच्चे को मैं उतने प्रभावशाली ढंग से कहीं नहीं सकता हूं। तो सबसे पहले तो चाहे हम मोबाइल की बात कर रहे हो, किसी अन्य दुर्व्यसन की बात कर रहे हो, या हम भटक रहे हो, तो सबसे पहले हमें बच्चों के लिए, अगर हमने आज तक नहीं भी उन चीज़ों का त्याग किया, तो बच्चे के लिए सबसे पहले हमें त्याग करना होगा। मतलब बच्चे को बदलने से पहले खुद को बदलना होगा, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा, अगर हम देखिए आजकल अभिभावक की एक बात मैं और बताना चाहूँगा, वो सोचते हैं कि हमने बड़ी मेहनत करके पैसा कमाया और बच्चे को हमने
हमने दे दिया तो अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं कि पूर्ण कर ली। तो पैसा देने से ज़्यादा, संसाधन देने से ज़्यादा मैं समझता हूँ बच्चे को समय दिया जाए। सर, आपके बच्चे कौन कौन सी प्रतियोगिताओं में राज्य का या फिर राष्ट्रीय स्तर पर वो गए हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व किया है? तो देखिए, जो राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व की बात है, तो जहाँ तक है मैं समझता हूँ सबसे पहले अगर हम इस प्रकार की गतिविधियों में बच्चों को उस तरफ ले जाते हैं, तो जो अभी हम बात कर रहे थे दुर्व्यसन आदि की तरफ जो बच्चे चले जाते हैं, तो उनसे भी बच्चे इससे दूर हो जाएंगे। क्योंकि अगर बच्चा रील आदि देख रहा है मोबाइल में या यूट्यूब में या टीवी देखने में समय बर्बाद करता है, तो उसकी जगह अगर उस टाइम का सदुपयोग करे, मैं बार बार कह रहा हूँ किताबी ज्ञान पर ज़्यादा जोर बच्चों को आजकल हमें नहीं देना चाहिए। तो उसके साथ साथ बच्चे का सर्वांगीण विकास तभी होगा जो आजकल बहुत सारी गतिविधियां होती है तो उनमें बच्चा पार्टिसिपेट करे। कौन कौन से पार्टिसिपेट किए आपके बच्चों ने, उनका जरा नाम बताएंगे? बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी प्रतियोगिताएं हैं। एक बल्कि ये एक प्रकार से कहेंगे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए करिश्माई है एक प्रकार से। पिछली बार हमारे जिले स्तर पर जो प्रतियोगिताएं होती हैं, 7 प्रतियोगिताओं में मेरे बच्चे प्रथम आए थे और राज्य में उन्होंने प्रतिभाग किया था। अच्छा। और उससे पिछले साल बच्ची यहाँ पूरे उत्तराखंड का लोक नृत्य, जबकि पूरे बाहर बच्चे लगातार म्यूजिक क्लासें भी जाते हैं, लेकिन एक गांव की बच्ची ने पूरे उत्तराखंड में टॉप करके उड़ीसा में गई थी। वो एक गांव की बच्ची, और संसाधन भी नहीं थे उसके पास, बल्कि सारे संसाधन मैंने ही उपलब्ध कराए थे। तो वो बच्ची राष्ट्रीय स्तर पर गई, हमारे उत्तराखंड का उसने नाम रोशन किया। और पिछले साल जैसे कि जो प्रतियोगिताएं होती है, मैं समझता हूँ बच्चे का जो पढ़ाई के अलावा जो समय है अवश्य इधर वो टाइम जाना चाहिए। जैसे कि पिछले बार हमारी कुछ प्रतियोगिताएं थी। एक तो कला उत्सव प्रतियोगिता होती है, बच्चे के अंदर की कला को हम कैसे निखारें। पिछले साल भी उसमें मेरे बच्चे राज्य स्तर पर गए थे, उससे पहले राष्ट्रीय स्तर पर। और एक प्रतियोगिता थी एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम, इसमें हम हमारा उत्तराखंड राज्य, कर्नाटक राज्य की संस्कृति आदि हम बच्चों को सिखाते हैं। तो उसमें भी मेरे बच्चे जनपद में प्रथम आए थे और राज्य में गए थे। उसके साथ ही एक G20 प्रतियोगिता हुई थी पिछले वर्ष, उसमें भी मेरे बच्चे प्रथम आए थे। इसी प्रकार एक बाल चौपाल कार्यक्रम है, तो माध्यमिक स्तर में पूरे जनपद से 2 बच्चों का सिलेक्शन होना था और दोनों बच्चे मेरे ही विद्यालय से थे बाल चौपाल कार्यक्रम में। इसी प्रकार एक सपनों की उड़ान होता है। अच्छा। उसके साथ ही अनेक प्रकार के जो इस प्रकार की प्रतियोगिताएं थी, तो 7 प्रतियोगिताओं में बच्चे, एक राज्य स्तरीय कला प्रतियोगिता थी नशा मुक्ति से संबंधित। अच्छा। तो उसमें मेरा एक छात्र बॉबी पूरे राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था, उसने जिले में प्रथम आया था। तो इस प्रकार इन गतिविधियों में हम लगातार अतिरिक्त जो हमारा समय होता है छुट्टी के दिन, बच्चे और मैं मिलकर के ये सब चीज की हम तैयारी करते हैं, ताकि हम गलत तरफ बच्चे जो इधर उधर भटकते हैं वो ना भटके। तो उसके लिए भी ये प्रतियोगिताएं बहुत आवश्यक हैं। ठीक है सर, जो आपके बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं वो उनकी मेहनत तो है ही, पर पर्दे के पीछे से जो आप काम कर रहे हैं सर, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे किसी भी रूप से हो, जो आप उनको मदद कर रहे हैं और अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं भी आपसे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा सर। धन्यवाद। और सर एक और सवाल था, पहले के टीचर मारते बहुत थे, आजकल भी मारते हैं क्या? जी, अभी हम बात भी कर रहे थे, पहले की जो शिक्षा पद्धति थी उस समय इस प्रकार के कोई प्रतिबंध आदि भी नहीं थे। और वो शिक्षा पद्धति भी देखिए, पहले जो शिक्षा पद्धति परंपरागत होती थी वो रटंत प्रणाली, उस समय क्योंकि जब मुद्रण का आविष्कार नहीं हुआ था, जब प्रिंटिंग आदि का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उसी पद्धति को हम लगातार आगे बढ़ा रहे थे। तो ये एक प्रकार से एक परंपरा में चला आया था कि मारपीट आदि का प्रयोग होता था। तो आजकल तो ऊपर से नियम भी हैं और मैं समझता हूँ ऐसा शायद कोई शिक्षक करता भी नहीं होगा। वायरल होते हैं, कभी कभी देखते हैं हम शिक्षक, बिहार साइड में खासकर, यूपी बिहार में। अब उत्तराखंड के तो मैंने कम देखा, पर यूपी बिहार में ऐसे वीडियोस हैं जहां पर वो बच्चे को मार रहे हैं। हाँ, कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है। तो जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि शिक्षक ने सबसे पहले तो हम पूर्व तैयारी करें, और उस बच्चे को अगर हम अपना बच्चा समझ रहे हैं तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। और अगर हमारी स्वयं की विचारधारा ऐसी है कि हम किसी बच्चे को मार के द्वारा, दंड दे करके उसको सुधार सकते हैं, तो हमें अपनी विचारधारा पहले बदलनी पड़ेगी। अगर हमें दिल से लगता है कि बच्चे को हम मार करके नहीं सुधार सकते हैं, तो हम कभी उस बच्चे को मारेंगे ही नहीं। अच्छा, कभी आपने भी मार खाई है टीचर से? हाँ, पहले जैसा आप भी कह रहे हैं, उस समय ऐसे एकाध कभी वाक़ये थे कि अनुशासनहीनता पर, जहाँ तक है पढ़ाई की बात, उस पर तो मुझे याद है, मैं अपने बच्चों को किस्सा बताते भी रहता हूँ। अच्छा। कि मैंने पढ़ाई आदि में कभी भी जीवन में उस समय भी मार नहीं खाई थी, लेकिन एक आध बार अनुशासन में किसी बच्चे ने अनुशासनहीनता कर दी और हमने ज़्यादा दोस्ती दिखा दी। अच्छा। और बताया नहीं, तो उसमें हमने एक आध बार अवश्य ऐसा हमें अभी याद आता है कि मार खाई थी। लेकिन उसके अलावा पढ़ाई में, क्योंकि हम पहले से ही जो हमें कार्य दिया जाता था उसको अवश्य पूर्ण करते थे, तो पढ़ाई के मामले में तो कभी उस समय भी हमने मार नहीं खाई है। अच्छा सर, उत्तराखंड में एक ऐसा मुद्दा है जिसे नेशनल मीडिया भी कवर करता है और ये उछलते रहता है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पेपर लीक। आप मेहनत करते हैं, 10-12 साल लगाते हैं, 5 साल लगाते हैं, कोचिंग करते हैं, उसके बाद बड़ी मेहनत से पेपर देते हैं और पेपर लीक हो जाते हैं। उस बच्चे का क्या कसूर जो पढ़ कोचिंग करके पेपर दे रहा है, उसका क्या कसूर?
क्या कहना चाहेंगे? सही बात है। जो बच्चा लगातार मेहनत कर रहा है, उसके जो सपने हैं उन पर ये कुठाराघात है और ये बहुत ही गलत है। इस प्रकार से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक अभी वर्तमान में है तो इस पर काफ़ी अंकुश भी लगाया गया है। इस समय काफ़ी हमारे आसपास के भी बच्चे, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सफल हो रहे हैं, तो निश्चित ही कुछ हद तक इसमें अंकुश लगाया जा रहा है। लेकिन हम अन्य राज्यों की बात करें या पूरे देश की बात करें तो वास्तव में इस प्रकार की घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं। उत्तराखंड में बहुत हुआ सर, उत्तराखंड में। हाँ, पहले बिल्कुल हुआ था, सही कह रहे हैं आप। लेकिन आजकल अब ये घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। और जैसा कि पहले यूके, ट्रिपल एससी आदि को जो परीक्षा का जिम्मा दिया गया था, इसीलिए सरकार ने उनसे वो जिम्मेदारी हटा करके अब हमारे लोक सेवा आयोग को अधिकांश परीक्षाओं की जिम्मेदारी दे दी गई है। और ये एक बहुत बड़ा परितंत्र है, एक बहुत बड़ा सिस्टम है लोक सेवा आयोग आदि, तो उसके माध्यम से निश्चित ही इस पर अंकुश लगाया जा रहा है। और अगर कहीं पर अभी भी इस प्रकार से हो रहा है तो निश्चित ही ये बहुत ही गलत है। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार जो बच्चा मेहनत कर रहा है और उसकी जगह अगर कोई एक दिन में कहीं बाहर से कोई व्यक्ति आ जा रहा है या पेपर लीक हो जा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो बच्चा बचपन से लगातार मेहनत कर रहा है, उसके सपनों को इस प्रकार से तोड़ना बिल्कुल ही गलत है। तो इस पर मैं यही कहना चाहूँगा, जो सुधार हो रहे हैं और इस पर ध्यान सरकार को देना चाहिए। सीएम धामी ने बोला कि नकल विरोधी कानून हम बना रहे हैं। मेरी जानकारी में नहीं है, आपसे जानना चाहूंगा ये कानून बना क्या? इस कानून में लगातार सरकार प्रयास कर रही है और धरातल पर अभी लागू तो नहीं हुआ है, लागू नहीं हुआ है। अच्छा। लेकिन इस पर कार्य हो रहा है और निश्चित ही ये कानून, नकल विरोधी कानून हर स्तर पर अगर लागू हो जाए, हर परीक्षा पर लागू हो जाए तो निश्चित ही इस कानून से बड़ा ही लाभ होगा। एक सवाल बहुत लोगों के मन में उठता है और मेरे मन में भी अभी हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ कैमरा। स्कूल में सब बच्चों के कपड़े एक जैसे क्यों होते हैं? क्यों कोई जैसे कोई कुछ पहने, कोई कुछ पहने, ऐसा क्यों नहीं है? सबकी ड्रेस एक जैसी क्यों होती है? इसका रीजन क्या है सर? जी, इसका रीजन जो आपने सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल है। तो ये जो हम लोकतंत्र की बात करते हैं, जो संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं, तो ये समानता के अधिकार के लिए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं अलग अलग परिवेश से आते हैं, कोई उच्च वर्ग से हो सकता है, कोई निम्न वर्ग से, ताकि उन बच्चों में कहीं पर भी असमानता का भाव न पनपे। इसीलिए सभी बच्चों के लिए एक समान ड्रेस लागू की जाती है, जिससे किसी भी बच्चे के साथ उसको ये महसूस ना हो कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है या मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन के लाया हूँ। चाहे कोई कितना ही संपन्न बच्चा हो, तो विद्यालयों में, खासकर सरकारी विद्यालय और जो प्राइवेट विद्यालय भी हैं, तो ये ड्रेस को लागू करने का सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे के अंदर कहीं से भी ये हीनता का भाव ना आए कि मैं और उसे कमतर हूं। हम सब एक जैसे, गरीब का बच्चा है, कोई अमीर का है, तो वो एक समान रहे। हाँ, बच्चे के ऊपर हीनता का भाव ना आए कि मैं कमजोर हूं या मैं निम्न वर्ग का हूं, तो सब बच्चे एक समान होंगे। तो इसीलिए ये नियम अपनाए जाते हैं। अच्छा सर, आजकल प्रेयर कौन सी होती है स्कूल में? तो आपने कहा विद्यालयों में जो प्रार्थना आदि आजकल हो रही है, तो सबसे पहले तो हम यही चाहते हैं विद्यालयों में राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीयता की भावना बच्चों में विकसित हो। तो राष्ट्र प्रेम से संबंधित राष्ट्रीय गीत आदि ये सारी वैसे मैं चीजें। वो प्रेयर पूछ रहा हूँ, जैसे हम जीआईसी में थे तो हम तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, ये गाते थे। आजकल क्या गाते हैं? हाँ, ये प्रार्थना आजकल भी चलती है, क्योंकि ये बहुत अच्छी प्रार्थना है। सर्वधर्म समभाव की, लोकतांत्रिक मूल्यों की, संवैधानिक मूल्यों का इसमें जिक्र है। तो इसको भी हम विद्यालयों में आजकल लागू करते हैं। इसके साथ ही दया, कर, दान, भक्ति का आदि, तो बहुत सारी मिक्स, जैसे हम लोग, हम अपने विद्यालय का उदाहरण बताओ तो हम लोगों ने दिन निर्धारित कर रखे हैं आजकल। अच्छा। किस दिन कौन सी प्रार्थना होगी और किस भाषा में होगी। एक हफ्ते में कितनी होती? एक हफ्ते में हम हर दिन, जैसे सोमवार को हम लोग पहाड़ी में करते हैं, तो क्योंकि कुमाऊनी में जैसे देना होए, हाँ, दैन भये सरस्वती मैया, इस टाइप से हम लोगों की जो प्रार्थनाएं आजकल कुछ हम शिक्षकों ने ही बनाई हुई हैं, कुछ बाहर के, कुछ हम लोग। तो सोमवार को हम सारी चीजें उस दिन पहाड़ी भाषा में करते हैं, कुमाऊनी भाषा। पहल लगी सर मुझे, ये बहुत पूरे उत्तराखंड में हो रहा है क्या? अधिकांश विद्यालयों में होता है ये। अच्छा। सोमवार को इस दिन निर्धारित होता है। ऐसे ही मंगलवार को फिर हम हिंदी में करते हैं, फिर अगले दिन हम अंग्रेजी में कोशिश करते हैं कि बच्चे अंग्रेजी, ताकि उसके बारे में भी जाने। हाँ। एक दिन संस्कृत में भी करते हैं। तो इस प्रकार से चेंज करते रहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज जो है, हम अपनी संस्कृति के लिए कुमाऊनी भाषा की प्रार्थना, साथ ही समूह गान आदि, ये सारी चीजें सम्मिलित करते हैं। और प्रार्थना सभाओं में हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न आदि भी पूछते हैं। अच्छा, वो सुबह के टाइम पे? सुबह, हाँ, प्रेयर में कुछ समय, और बच्चे वहां पर प्रश्न भी पूछते हैं। साथ ही समाचार का भी वाचन किया जाता है 1-2 मिनट के लिए। अच्छा, आजकल स्कूल कितने बजे खुल रहे हैं? स्कूल आजकल हमारे प्रातःकालीन चल रहे थे और कल 1 अक्टूबर से अब दिन के हो जाएंगे। दिन का टाइमिंग क्या रहता है? दिन का आजकल अब नए टाइम हो गए, पहले की तरह नहीं है। 9:15 से हमारी प्रार्थना सभा प्रारंभ हो जाती है, 9:15 से, और शाम को 3:30 बजे अवकाश होगा। अच्छा सर, आज के पेरेंट्स अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वहाँ पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है। वो प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, बल्कि स्थिति इसके उलट है। जहाँ तक हमने देखा, सरकारी स्कूलों में
वनस्पत की प्राइवेट स्कूल के पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये क्या सोच एक विकसित हो रही है लोगों के बीच में, जो खासकर जो सो कॉल्ड अपने आप को पैसे वाला बोलते हैं आजकल, कि हमारे पास पैसा है, हम अपने बच्चे को अच्छे प्राइवेट स्कूल में डालेंगे, सरकारी में नहीं डालेंगे। इसमें किसकी कमी रही? सरकारी स्कूल की कमी रही? तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसा कि आपने कहा, आजकल जो अधिकतर अभिभावक हैं वो ये सोचते हैं कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, और आपने खुद कहा कि जबकि ऐसा है नहीं, सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई अच्छी होती है। उसका एक पहला कारण ये भी है कि सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षक होंगे वो एक बहुत बड़ी स्क्रीनिंग परीक्षा से गुजर करके आते हैं, वेल क्वालिफाइड होते हैं, और उसके बाद पूरा एक सिस्टम भी है। अगर हम सफलता का भी रेशियो देखें तो अधिकांशतः अगर किसी उच्च, जैसे देश की सबसे बड़ी IAS आदि की सर्विस है, तो उसमें भी अधिकांश बच्चे जो सरकारी विद्यालयों से है वही चयनित होते हैं। बस बच्चा किस प्रकार से वहां पर विद्यार्जन कर रहा है, अभिभावक कितना ध्यान दे रहे हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अभिभावक आजकल देखा देखी ये करते हैं, भीड़ तंत्र जो है, जो कहा जाता है भीड़ चाल, भीड़ को देखते हुए वो सोचते हैं कि यहाँ सब लोग जा रहे हैं तो हम भी यहीं चलें। सर कहीं ना कहीं तो मैनेजमेंट की भी कमी है ना, सरकारी स्कूल को उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया गया लोगों के बीच में। हाँ, ये भी सही बात है, प्रोजेक्ट उस प्रकार से हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन अब प्रयास है, हमारे यहाँ प्रवेशोत्सव आदि का आयोजन हो रहा है, हम आजकल पंपलेट आदि बना रहे हैं और घर घर जाकर के हम अभिभावकों को जागरूक भी कर रहे हैं, और इसका एक नतीजा भी है। जैसे मैं अपने यहीं का उदाहरण दूं, पिछले साल हमारे यहाँ जो है 9 बच्चों का नामांकन और अधिक हुआ पिछले वर्ष की तुलना में, जबकि आसपास प्राइवेट विद्यालय भी, हम गाँव में भी जा रहे हैं आजकल, हमारे लिए नियम भी होता है, प्रवेशोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। तो ये प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभिभावकों से मैं यही कहना चाहूँगा, आप पहले अच्छे से एनालिसिस करें, आप ये देखें कि पढ़ाई कहाँ पर हो रही है, आप जो आपके आसपास के बच्चे हैं उनकी उत्तर पुस्तिकाएं देखें और उनसे सवाल आदि करें, उनका मानसिक स्तर देखें कि किस बच्चे का मानसिक स्तर, IQ लेवल कैसा है, सरकारी विद्यालय का अच्छा है या प्राइवेट विद्यालय का। तो उसको देखने के बाद ही आप ये निर्णय लें कि हम अपने बच्चे को कहाँ भेजें, न कि दूसरे को देख करके देखा देखी ना करें। तो यह सबसे बड़ा कारण जहाँ तक है मैं समझता हूँ। उपाध्याय सर, आजकल बच्चों के बीच में नंबर गेम चल रहा है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, जैसे एक बच्चे का रिजल्ट आया, उसके 90% आए, और दूसरा बच्चा उससे कम परसेंट उसका आया, उस बच्चे पर एक तो खुद दबाव है मानसिक रूप से कि उस मेरे नंबर कम क्यों आए, ऊपर से अभिभावक उसको बार बार फोर्स कर रहे हैं कि उसका बेटा इतना नंबर लाया, तू क्यों नहीं लाया। इसी चक्कर में कई केस हम देखते हैं कि सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा गेम जरूरी है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने ये किया, इसमें मैं स्वयं भी बात करना चाहता था। ये आजकल जो नंबर गेम है, जैसा कि अभी हमने पहले भी कहा, बच्चे जो भटक रहे हैं, तो इसका भी कारण सबसे पहले तो अधिकांशतया, कहीं अपवाद हो सकता है, सबसे पहले अभिभावक हैं। मैं अपने आसपास भी, अपने साथ में भी देखता हूं, जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल कहे जाते हैं, वो भी इस नंबर गेम के पीछे अपने बच्चे पर इतना अधिक प्रेशर डाल दे रहे हैं कि बच्चा अगर वो जो प्रेशर है उसको उसके ऊपर नहीं आ पाया, उससे नहीं उभर पाया, तो बच्चा सुसाइड कर ले रहा है। तो यह अभिभावक, चाहे कोई एक शिक्षक हो या कोई अन्य अभिभावक है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। हर बच्चे का मानसिक स्तर अलग होगा, हर बच्चे की स्किल अलग होगी, हर बच्चे में जन्मजात कुछ ना कुछ ऐसा गुण होगा जिस गुण को बच्चा आगे अगर बढ़ाए तो निश्चित ही सफल होगा। तो हम अपेक्षाएं उस बच्चे से बहुत अधिक करते हैं। अधिकतर अभिभावकों का ये होता है कि मैं जो नहीं कर पाया वो मेरा बच्चा करे। तो ये हमें अपनी अपेक्षाएं कम करनी होंगी। हमें केवल ये ध्यान देना है कि बच्चा जो कर रहा है उसको अच्छे से सीखे। तो ये नंबर गेम में बच्चे को भी बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर एक बच्चा अच्छे से कोई चीज़ सीख रहा है, और आजकल की जो परीक्षा पद्धति है उसमें भी बच्चा अगर अच्छे से सीख रहा है तो निश्चित ही उसके नंबर अपने आप अच्छे आएंगे। तो हमें ये टारगेट नहीं लेना कि मेरे 99 आए, 100 आए, न तो बच्चे को ये ध्यान में रखना चाहिए और अभिभावकों को विशेष तौर पर बच्चे पर बिल्कुल इस प्रकार का प्रेशर नहीं डालना चाहिए। हाँ, आप जो मैं पहले भी कर रहा था, बच्चे पर निगरानी करें, उसको समय दें, देखें कि बच्चा सीख रहा है, किस प्रकार से सीख रहा है, क्या गतिविधियां कर रहा है, चाहे वो किसी प्रकार की गतिविधि करे उस पर ध्यान दें, न कि हम इस नंबर सिस्टम में या नंबर गेम में न जाएं। तो निश्चित ही बच्चा भविष्य में अवश्य सफल होगा, जो उसका फील्ड होगा, जो उसकी रुचि होगी। तो ये अभिभावकों को अवश्य ध्यान देना चाहिए कि जो भी उसकी रुचि है, जिस फील्ड में बच्चा जाना चाहता है उस पर जाने दें। और अपने जो हमारे अरमान थे जो अधूरे रह गए, तो हम कहते हैं हम दिल के अरमान आंसू में बह गए, और हम बच्चे के आंसू निकाल देते हैं और ये चाहते हैं कि ये बच्चा भी हमारी तरह कुड़ कुड़ करके जीवन जिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये जो भी हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक स्टूडेंट के लिए भी, एक पेरेंट्स के लिए भी। अगर उसके नंबर कम आ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके ज़िंदगी में भी नंबर कम आएंगे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे पास हैं जो पढ़ने में कमज़ोर थे लेकिन जीवन में सफल हुए, और बहुत सारे उदाहरण ऐसे भी हैं जो पढ़ने में बहुत तेज़ थे लेकिन जीवन में असफल हुए। तो कभी भी अपने बच्चों से नंबर जो कम आ रहे हैं उसके, तो उसके लिए कभी फोर्स ना करें। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप फोर्स कर रहे हैं तो उसकी मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ रहा है।
अच्छा सर, आज आप खुद टीचर हैं, लेकिन बचपन में आपके भी टीचर रहे होंगे और उन टीचर्स में से कोई एक आपके फेवरेट होंगे जो आपको अच्छे लगते होंगे, वो कौन है? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो मेरे फेवरेट रहे, लेकिन अगर हम बचपन की बात करें प्राइमरी एजुकेशन की, तो हमारे गांव में ही एक शिक्षक थे, उनका नाम था आदरणीय रतन राम जी। वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। अच्छा। तो उनको मैं नमन करता हूं। और उन्होंने जब बचपन में हमें पढ़ाया, और साथ ही हम स्किल की बात आजकल कर रहे हैं, तो वो हमें जो समय होता था, अतिरिक्त समय, उस समय बहुत सारी स्किल्स हमें सिखाते थे। जैसे कि गांव घरों में, पहाड़ों में आप जानते होंगे, एक गाय जो घास होती है, उससे हम लोग झाड़ू बनाना, रस्सी बनाना, ये उनके द्वारा हमें बचपन में सिखाया गया था। वैसे वो हमें गणित पढ़ाते थे, और शाम को जब हम छोटे थे तो उस समय भी 6-6, 7-7 बजे तक अतिरिक्त कक्षाएं भी पढ़ाते थे। तो वो हमारे स्मृति पटल में आज भी हैं, और उन्हीं से प्रेरित होकर के मैं भी प्रयास करता हूँ कि अतिरिक्त समय हमारे बच्चों को दिया जाए, क्योंकि अभी हम बार बार कह रहे थे हमारे गाँव घरों के जो बच्चे हैं उनको अभिभावक समय नहीं दे पाते। तो इसीलिए मैं ये प्रयास करता हूँ छुट्टी के समय, अवकाश के समय, अन्य दिनों में कोशिश करूं कि अतिरिक्त समय दूं। तो ये जो हमारे शिक्षक थे, उनके द्वारा बचपन से ही हमारे अंदर ये सीख डाली गई कि हम अधिक से अधिक समय विद्यालय में रहें और कुछ सीखने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से और भी हायर एजुकेशन में भी, साथ ही माध्यमिक शिक्षा में भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जिनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मेहनत, फोकस और स्थिरता एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, इनसे अलावा और क्या चाहिए एक स्टूडेंट के पास? कि हम लोगों ने जो है इस धरती को तो छोड़िए, अंतरिक्ष को भी हमने उसमें विजय प्राप्त कर ली है। तो ये एग्जाम तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने आत्मविश्वास को जगाना होगा, और एक सकारात्मकता, एक हमारे जो मस्तिष्क होते हैं दो प्रकार का, चेतन और अवचेतन मन। तो अगर हम अपने अवचेतन मन में कोई बात घर करवा देते हैं, कोई बात बार बार अगर उसको फिट कर देते हैं, तो निश्चित ही हमारे लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती है। लेकिन हम सपने देखने की बात कहा जाता है, सपने दिन में देखने चाहिए हमें, रात को नहीं। रात में तो हर कोई देखता है, लेकिन उन सपनों के लिए हमें लगातार परिश्रम भी करना होगा। तो कोई चीज़ ऐसी कठिन नहीं है। पीछे अगर हमसे माना कोई गलतियां हो गई या हम सही तरीके से नहीं पढ़ पाए, तो कोई चीज़, ये परीक्षाएं तो बहुत छोटी सी चीज़ हैं, तो बड़ी से बड़ी उपलब्धि हम प्राप्त कर सकते हैं। सर, आप अवचेतन मन का जिक्र बहुत बार कर रहे हैं, आपने पढ़ी है क्या? वो एक बुक है जिसका नाम है अवचेतन मन की शक्ति, मैंने पढ़ी है। बिल्कुल, मैंने भी पढ़ी है। बहुत अच्छी किताब है, जैसा कि आपने उसमें पढ़ाई होगा। तो बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं, तभी मैं कह रहा हूँ कि हमें लगातार पढ़ते लिखते रहना चाहिए बार बार हम, क्योंकि तभी सीख सकते हैं। पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र होती हैं। और एक पुस्तक के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे कोई पुस्तक हो, अगर हम किसी राइटर की कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, मान लिया कोई 70 वर्ष का लेखक है, उसने एक किताब लिखी है, तो उस किताब में उसके जीवन भर का निचोड़ है, और हम उसको 1-2 घंटे या 10 घंटे या 1 हफ्ते जब भी पढ़ लें, उसके जीवन भर का जो निष्कर्ष है, जो जीवन में उसने सीखा, उसको हम 1 हफ्ते में सीख सकते हैं। तो इसीलिए पुस्तकें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये अवचेतन मन की शक्ति है। इस प्रकार की और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो ऐसी इस प्रकार की जो पॉजिटिव थिंकिंग आदि के लिए जो पुस्तकें होती हैं, ये हमें अवश्य पढ़नी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे शो में आए, और जिस हिसाब से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं शिक्षा के माध्यम से, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और आज के समय में आप जैसे शिक्षक की ज़रूरत हर उस स्कूल को है, हर उस माँ बाप को है जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एक अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। एक बार फिर से सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। आपने मुझे यह बहुत अच्छा अवसर प्रदान किया, ताकि मैं अपनी कुछ युवा पीढ़ी और अपने बच्चों से रूबरू हो सकूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।